हेलो। शुरू करते हैं साइंस ऑफ इमोशंस पार्ट 6। एक शब्द जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति की जुबां पर होता है वह क्या है? स्ट्रेस। लेकिन आखिर वह क्या है जो स्माइल को दूर कर देता है और चेहरे पर झुर्रियाँ छोड़ देता है? स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो माइंड और बॉडी पर असर करता है और स्ट्रेस इंसान की क्रेविंग्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस का रिजल्ट है। एक तरफ तो इंसान सबसे अच्छा करने की, द बेस्ट करने की चाहत रखता है और दूसरी तरफ अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने की वजह से उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है। अपने टारगेट्स को अचीव करना यही सिर्फ एक चैलेंज नहीं है। सिचुएशंस जैसे कि डाइवोर्स, डेथ ऑफ नियर वन, ऐसे इंसान को फेस करना जिसे आप पसंद नहीं करते या वो आपको पसंद नहीं करता, डेडलाइंस को मीट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंसान को बिटर, शॉक्ड, डिस्टर्ब्ड, टायर्ड और सैड रखते हैं। और ये सब ही स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनको एंजाइटी होती है। ये फीलिंग बॉडी की एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देती है, मसल्स खिंचाव में और तनावपूर्ण हो जाती हैं। स्टडीज़ में यह प्रूफ किया जा चुका है कि जो लोग स्ट्रेसफुल या तनावपूर्ण सिचुएशंस में लगातार रहते हैं उनको माइक्रोबायल अटैक्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और बहुत सारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस यानी कि इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एंगर एक ऐसा इमोशन है जिसका कारण स्ट्रेस है। कुछ लोग रिएक्ट और एक्सप्रेस करने में बहुत क्विक होते हैं और कुछ लोग चुपचाप अपने अंदर उस एंगर को उबालते रहते हैं। एंगर के जनरली 2 कांटे होते हैं। ये उसको भी अफेक्ट करता है जिसको टारगेट बनाया है या जिस पर गुस्सा किया जा रहा है, और वह भी जो गुस्सा कर रहा है। ये रिलेशनशिप को ख़राब करता है। हालांकि कुछ लोग अपने गुस्से में किए रिएक्शन पर रिग्रेट भी करते हैं। ये वे लोग होते हैं जो इमोशन को ईजिली लेट गो कर देते हैं और कुछ लोग उस इमोशन के साथ कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक रहते हैं। जब एक व्यक्ति फियर एक्सपीरियंस करता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, लेकिन जब वह व्यक्ति एंगर में होता है तब एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों एक साथ रिलीज होते हैं। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विज़रा से पेरिफेरी तक ब्लड का अचानक से बहाव होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और वह व्यक्ति बदला लेने की भावना फील करता है। इसका सॉल्यूशन जनरली यही है कि वह व्यक्ति अपनी स्टेट को तुरंत चेंज कर ले। यानी कि अगर वह व्यक्ति खड़ा है तो उसे बैठाना चाहिए और वह व्यक्ति बैठा है तो उसे लेटाना चाहिए या उसे खुद स्टेट चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। यह उसके गुस्से को शांत करने में हेल्प करता है। जो लोग अपने गुस्से को सप्रेस करते हैं वो भी सफ़र करते हैं। यद्यपि वे अपने रिश्तों में खटास आने को थोड़ा बचा लेते हैं, लेकिन वे अपने आप को कड़वा बना लेते हैं। रिश्तों में खुशी ढूंढना अब उन्हें मुश्किल लगता है जब तक कि वे अपने गुस्से को बदलना नहीं सीखते। सप्रेस्ड यानी दबाया हुआ गुस्सा स्ट्रेस पैटर्न को ट्रिगर कर सकता है। जो लोग अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं उनके सेल्स में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में कम हो जाते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 तरह के फंक्शन वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। नंबर 1, लिम्फोसाइट। ये बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है। नंबर 2, मोनोसाइट।
ये वे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि बोन मैरो से आते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और बॉडी को बीमारी और इन्फेक्शन से बचाते हैं। नंबर 3, इयोसिनोफिल। ये हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में। ओवरऑल वाइट ब्लड सेल्स बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, इन्फेक्शन या वायरस से बचाते हैं। तो जो लोग गुस्से को दबा रहे हैं वे इन शॉर्ट रिलेशनशिप को बचा रहे हैं लेकिन हेल्थ को खो रहे हैं। कुछ लोग अपने गुस्से को डर की वजह से या आत्मसाहस की कमी की वजह से दबा लेते हैं। उनके अंदर अपनी फीलिंग्स को सही तरह से एक्सप्रेस करने का साहस नहीं होता। जो लोग लंबे समय तक अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं वे फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से सफ़र करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने एंगर को सप्रेस करता है तो वह हेट्रेड यानी नफ़रत की स्टेट में जा सकता है और लोगों की तरफ हेट्रेड की इंटेंसिटी समय के अनुसार बढ़ती ही रहती है क्योंकि वह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग जो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं अपनी एंगर को बाहर निकालने के लिए इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं और वे ये एक्शन रिएक्शन का खेल अपने साथ माइंड में बार बार खेलते रहते हैं और इसलिए उनका माइंड उनको फॉरगिव और फॉरगेट करने के लिए अलाउ नहीं करता है और वे इस स्टेज से हेट्रेड की दो में से कोई एक स्टेज में चले जाते हैं। नंबर 1, जो इमोशन उनके अंदर लंबे समय से बढ़ता जा रहा था वो उन पर इस तरह से हावी हो जाता है कि वे सडनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं और वे गुस्से से पूरी तरह फटने लगते हैं और ये सडन इमोशनल आउटबर्स्ट क्रोनिक इलनेस की तरह सामने आता है। ये इमोशनल आउटबर्स्ट उस व्यक्ति को कुछ खतरनाक एक्शन लेने की तरफ ले जा सकते हैं जैसे कि मर्डर या कोई गलत एक्शन। और ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के बिलीफ और इमोशंस किस तरह के हैं, उस व्यक्ति के बिलीफ और इमोशंस किस तरह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में एनकोडेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। और सेकंड स्टेज ये होती है कि वे लोग जो वो करना चाहते हैं उसमें फेलियर मिलने की वजह से या फिर लगातार दूसरे लोगों द्वारा आए हुए क्रिटिसिज्म की वजह से एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ चले जाते हैं और फाइनली जब वह उस सिचुएशन को सहन नहीं कर पाते तो डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन रिजल्ट है लगातार लंबे समय तक गुस्से को अपने अंदर दबाए रखने का। वे लोग जिनको डिप्रेशन बताया जाता है उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं जब तक कि वे उस स्टेट में आ नहीं जाते। वे उस स्टेट में जाने के लास्ट मिनट तक नॉर्मल दिखाई देते हैं। एनी आइडिया कैसा फील होता है जब कोई व्यक्ति इस स्टेज में होता है? ये उस तरह से है जैसे कि गर्मी में थका हारा ऊँट जिस पर बहुत सारा वजन लाद दिया गया है और वह गर्म रेत पर चल रहा है और उसका मालिक उस पर और सामान रखता जा रहा है। बेचारा ऊँट इतना थक जाता है कि उसमें दूसरे गांव तक जाने की ताकत ही नहीं रहती, लेकिन बेचारा अपने मालिक के डर से अपने आप को पुश करता रहता है और चलता रहता है, नहीं तो मालिक उसको डंडा मारेगा। फाइनली जब वह ऊँट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो वह इतना थका हुआ होता है कि वह एक पेड़ के पत्ते जितनी हल्की चीज़ भी नहीं उठा सकता और जैसे ही मालिक एक पत्ता उसके ऊपर रखता है ऊँट नीचे गिर जाता है। अब अगर कोई दूर से देखने वाला व्यक्ति पूछेगा कि ऊँट कैसे गिर गया तो उसका जवाब क्या होगा? जब ऊँट के ऊपर एक पत्ता रखा गया वह गिर गया। लेकिन वह व्यक्ति जो पूरे समय उसके साथ रहा हो और उस घटना को ध्यान से देखता रहा हो तो वह जान जाएगा कि ऊँट पत्ता रखने से नहीं गिरा है। ऊँट इतना थक टूट चुका था कि वह गिर गया। और यही होता है जब एक व्यक्ति अपने इमोशंस को दबाता रहता है, वो कंटिन्यूसली नेगेटिव इमोशंस के नीचे
दबता रहता है और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि वह व्यक्ति अब और हैंडल नहीं कर सकता और वह डिप्रेशन की स्टेट में चला जाता है। और दूसरे लोग उसकी इस स्टेट को जो लास्ट घटना हुई थी उसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये डिप्रेशन उन सभी घटनाओं का सम टोटल होता है जो एक लंबे समय तक उस व्यक्ति ने अनुभव की होती हैं और अपने अंदर छुपा कर रखी होती हैं। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेट में होता है तो वह अपनी ज़िंदगी को सहन नहीं कर पाता, उसे अपने जीवन जीने के योग्य नहीं लगता, उसे लगता है कि मेरा जीवन जीने के लायक नहीं और वह मृत्यु की कामना करने लगता है और कुछ तो सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग अपने अनकंट्रोल्ड इमोशंस के भार को सहन करने में सक्षम नहीं होते। इमोशंस की लहर एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन साहस और आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह व्यक्ति रास्ता ढूंढ नहीं पाता और वह फाइनली थक कर हार मानकर सरल रास्ता ढूंढ लेता है और सुसाइड कर लेता है। डिप्रेशन के मेजॉरिटी ऑफ केसेस डायग्नोज नहीं किए जाते। कभी कभी विक्टिम की फैमिली जिम्मेदार होती है उसकी हालत का। फैमिली सोसाइटी के डर से विक्टिम को मेडिकल हेल्प से दूर रखती है। जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं वे बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उनको शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत आसानी से चोट पहुंच सकती है और उन्हें लगता है कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। वे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी सफ़र कर सकते हैं। 90% डिप्रेशन से सफ़र करने वाले लोग एंजाइटी से सफ़र करते हैं। उन्हें हमेशा फ्यूचर का फियर सताता रहता है। डिप्रेशन बॉडी की पूरी बायोकेमिस्ट्री में चेंज कर देता है। बॉडी में नोरेपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, ये स्ट्रेस पैटर्न को ट्रिगर करता है और विक्टिम की बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से विक्टिम को साइकोसोमेटिक पेन, मोस्टली बैक में पेन शुरू हो सकता है। विक्टिम की बॉडी में डोपामाइन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स के बीच में बनने वाली प्रोटीन पर भी काफ़ी असर पड़ता है। कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन जो कि स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड के रिस्पॉन्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, मेंटल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, थायराइड सप्रेस हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है। ग्रीफ एक ऐसा इमोशन है जो इम्यून हेल्थ को सप्रेस करता है। एक स्टडी में यह रिवील किया गया है कि वे लोग जो अपने स्पाउसेस को खो चुके हैं उनके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है और एनके सेल्स कम हो जाते हैं। यह भी प्रूफ किया जा चुका है कि ग्रीफ, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक एंड डाइवोर्स कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देते हैं। वे लोग जो अपने गुस्से को सप्रेस करके रखते हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे लोगों को पार्किंसंस डिजीज़, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक एसएलई, आर्थराइटिस, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर होने का खतरा रहता है। डिप्रेशन हमेशा इन सभी फिजिकल डिसऑर्डर्स के साथ एग्जिस्ट करता है। नेचुरल किलर ब्लड सेल्स जिन्हें एनके सेल्स कहा जाता है, ट्यूमर सेल्स, डिजीज टिश्यू जो कि वायरस को अंदर ले जाते हैं, बैक्टीरिया आदि को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एनके सेल्स डिजीज टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। एनके सेल्स का लेवल बताता है इम्यून हेल्थ के बारे में। एनके सेल्स किसी भी इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट डिफेंस का रोल प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एनके सेल्स को रिड्यूस करता है और इन्फेक्शन और बीमारी को आसानी से रास्ता दे देता है। मेडिकल स्टूडेंट्स पर एक स्टडी किया गया और कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स सामने आए
और यह पाया गया कि स्ट्रेस्ड मेडिकल स्टूडेंट्स का उनके एग्ज़ाम के दिन मेडिकल टेस्ट लिया गया, उन स्टूडेंट्स के एनके सेल्स का लेवल काफ़ी कम था। यह भी पाया गया कि सोशल बॉन्डिंग की कमी भी इन सेल्स पर काफ़ी इम्पैक्ट करती है। लोनली मेडिकल स्टूडेंट्स का एनके सेल एक्टिविटी काफ़ी कम पाया गया उनके सोशली एक्टिव क्लासमेट्स के कंपैरिजन में। जनरली वे स्टूडेंट्स जो किसी कोर्स के फाइनल ईयर में होते हैं वे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। यह नोटिस किया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओरल अल्सर, फीवर, हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बेस्ट पार्ट यह है कि यह सब सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। यह भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि उन स्टूडेंट्स को अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग वुंड्स और कोई बीमारी या कोई घाव होते हैं तो उस ड्यूरेशन में हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। अगर एक व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जो कपल्स कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं उनकी हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है उनसे जो कपल्स गुड अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी के साथ रहते हैं। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि वे बच्चे जो साइकोसोशियल स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं उनके बीमार होने के, फीवर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो हैप्पी एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके बीमार होने के चांसेस कम रहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए एक ऐसा प्रोटीन है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स से प्रोड्यूस होता है जो कि बैक्टीरिया से लड़ता है। इम्यूनोग्लोबिन ए म्यूकस मेम्ब्रेन के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी है। जैसे कि एनके सेल्स में जितना ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन ए होगा बॉडी में उतना ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा। स्टडीज़ में यह प्रूफ हो चुका है कि जब कोई व्यक्ति शांत और खुश होता है इम्यूनोग्लोबिन ए केमिकल इसकी पीक पर रिलीज़ होता है और जब डर और गुस्सा होता है तो बॉडी में इसका लेवल नीचे चला जाता है। न्यूरोपेप्टाइड्स एक दूसरी कैटेगरी के प्रोटीन होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशनल रिएक्शन के ट्रांसमिशन में। न्यूरोपेप्टाइड्स इमोशनल रिएक्शन के ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये न्यूरोपेप्टाइड्स मैसेंजर का काम करते हैं इमोशंस की इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में भेजने के लिए। ये इमोशंस के मैसेंजर्स पूरी बॉडी के हर कॉर्नर में मूड्स, पेन, प्लेजर ये सब फील करवाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स इम्यून सिस्टम और इमोशंस के बीच में इंटीमेट कम्युनिकेशन करवाते हैं। अगर बॉडी इमोशनल सेंसेशन एक्सपीरियंस करती है जैसे कि चेस्ट में टाइटनेस, पेट खराब होना एट्सेट्रा, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि ब्रेन स्ट्रेस के सिग्नल्स को पकड़ लेता है, बल्कि ये इसलिए भी होता है क्योंकि न्यूरोपेप्टाइड्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा मैसेज पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।